हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिडा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मिसलेनियस करंट अफेयर्स ऑफ थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2021। 11 अप्रैल 2021 से लेकर 17 अप्रैल 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस करंट अफेयर्स को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर्स को वीकली हम 3 पार्ट में डिस्कस करते हैं जनरली। पहला पार्ट जो रहता है वो हमारा करंट जीके का रहता है, सेकंड पार्ट हमारा रहता है इकोनॉमिक जीके का, और थर्ड पार्ट हमारा रहता है मिसलेनियस जीके का। इन 3 पार्ट्स को हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जो बेसिकली इंटरनेशनल अफेयर, साइंस एंड टेक, एजुकेशन, हेल्थ, उसके बाद मैं बात करूं डिफेंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इनको हम करंट जीके की क्लास में डिस्कस करते हैं, इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं। उसके बाद इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट अफेयर होते हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सिस्टम, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इन सबको हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक जीके वाली क्लास में। और तीसरा हमारा रहता है मिसलेनियस करंट अफेयर, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं पर्सन इन न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, उसके बाद अवार्ड, स्टेट्स अपडेट, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, ठीक है, इन सबको हम डिस्कस करते हैं किसमें, हमारा मिसलेनियस जीके की क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे द मिसलेनियस करंट अफेयर्स, द मिसलेनियस जीके ऑफ 11 अप्रैल 2021 टू 17 अप्रैल 2021। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस अपडेट मिलते रहे क्लासेस को लेके। क्लासेस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप बाकी की क्लासेस वहां पे देख सकते हैं। क्लास का पीडीएफ लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है, तो आप कोर्सेज में विजिट करके कोर्सेज को देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के कोर्सेज आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ता हूं, मैं क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलना है और शेयर करना नहीं भूलना है। चलिए डिस्कस करते हैं मिसलेनियस करंट अफेयर्स। मिसलेनियस करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेज की। अब डेज में सबसे पहले हमारे पास आता है एक डिसीज, दैट इज एक नर्वस सिस्टम का, हमारा नर्व सिस्टम का एक डिसऑर्डर होता है, एक डिसीज होता है जिसको हम बोलते हैं पार्किंसन। तो इसको लेके यहां पर एक दिन ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज वर्ल्ड पार्किंसन डे, दैट इज ऑन 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को हम इसको डिस्कस करते हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। 11 अप्रैल को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इस डिसीज के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इस डिसीज को डिक्रीज करने के लिए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली इट्स अ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है। ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, किसकी मेमोरी में हम ऑब्जर्व करते हैं? 11 अप्रैल को जनरली बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर जेम्स पार्किंसन की। तो ये लंदन के बेसिकली एक फेमस डॉक्टर थे जिन्होंने पहली बार, ठीक है, इस डिसीज के बारे में जानकारी दी, सिम्टम्स पाए, ठीक है। तो उसी के चलते हुए यहां पर इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम ऑब्जर्व करते हैं 11 अप्रैल को, वर्ल्ड पार्किंसंस डे। चलिए, तो आई होप आपको ध्यान में रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 11 अप्रैल को देखिए एक डिसीज की बात कर रहे हैं, दैट इज पार्किंसन डे। इससे पहले 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये भी आप ध्यान में रखना। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो हेल्थ डे का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हेल्थ डे वाला भी ध्यान में रखना है, ये जरूरी है, ठीक है, हेल्थ डे। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अब स्पेस फ्लाइट की बात करूं, देखिए पहला पर्सन जो स्पेस पे गया था, स्पेस फ्लाइट पे गया था, यूरी गैगरिन। अब यूरी गैगरिन की अगर मैं बात करूं, यूरी गैगरिन पहली बार स्पेस पे गए थे 12 अप्रैल 1961 को, 1961। तो वही 12 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं दुनिया भर में, इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। चलिए, तो ये आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लेके एक दिन कब, 12 अप्रैल को यूरी गैगरिन, आपको ध्यान में रखना, फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास आता है जलियांवाला बाग मैसेकर एनिवर्सरी। देखिए जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, ठीक है, बैसाखी का दिन था। और जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर के अंदर है, यहां पे लोग इकट्ठा हुए थे। तो वहां पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक ट्रूप ने यहां पे, दैट इज अंडर द कमांड ऑफ कर्नल डायर, ठीक है,
ये नाम आपने सुना होगा। तो इन्होंने वहां पर जलियांवाला बाग में फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। तो इनके इस ऑर्डर के कारण वहां पर जो भी लोग इकट्ठा थे उन पे फायरिंग की गई और ये लोग मरे। ठीक है, यानी कि किसी पर्सनल किसी एक रीजन के लिए, किसी डिस्कशन के लिए, किसी मैटर के लिए वहां पर इकट्ठे जो लोग हुए थे तो उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई, गोलियां चला दी गई। तो उस बाग के अंदर हजारों लोग मारे गए। वो जो मारे गए तो खून से लगभग हो गया सारा बाग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम इसको बोलते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को ये ऑब्जर्व किया गया, ये हुआ था। और अभी 13 अप्रैल 2021 को इसको पूरे 102 साल पूरे हो चुके हैं। 10 सेकेंड। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जलियांवाला बाग को कितने साल हो चुके हैं? 102। क्योंकि कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। चलिए, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। नेक्स्ट इज अंबेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर। ठीक है, पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में इनका बर्थ हुआ था। और सरकार ने इस बार इनके जन्मदिन को पब्लिक हॉलिडे के तौर पे भी डिक्लेयर कर दिया कि हम पब्लिक हॉलिडे ऑब्जर्व करेंगे पूरे भारतवर्ष में। अब 2021 में बाबा साहब की 130वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। 130वीं बर्थ एनिवर्सरी बाबा साहब की ऑब्जर्व की गई। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर, ये नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। 14 अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। 14 अप्रैल, 14 अप्रैल। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट मेरे पास आता है वर्ड आर्ट डे। आर्ट, कला। तो कला को लेके यहाँ पर एक दिन ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, यूनेस्को दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन का ही एक हिस्सा है जो दुनिया भर में एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्टिविटीज को लेकर काम करता है। तो वर्ल्ड आर्ट डे की अगर मैं बात करूं, 15 अप्रैल को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। 15 अप्रैल को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब आर्ट की जब बात आती है तो दुनिया के बहुत ही मशहूर पेंटर का नाम यहां पे लेते हैं। तो क्योंकि उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के चलते हुए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। दैट इज लियोनार्डो डा विंसी। तो इनके कारण इनका बर्थडे होता है जिसको हम 15 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। क्या? वर्ल्ड आर्ट डे। इनको ऑनर करने के लिए इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज वर्ल्ड वॉइस डे। वॉइस, आवाज। तो वॉइस को लेके एक दिन ऑब्जर्व किया जाता है 16 अप्रैल। 16th ऑफ अप्रैल हम ऑब्जर्व करते हैं वॉइस को लेके एक दिन। ठीक है, और 2021 में ऑब्जर्व किए गए इस वर्ल्ड वॉइस डे का थीम क्या रहा? दैट इज वन वर्ड मैनी वॉइसेस। कि दुनिया तो एक है बट आवाजें बहुत है। वन वर्ड मैनी वॉइसेस। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। अब हेमोफीलिया क्या है? बेसिकली हेमोफीलिया इज बेसिकली अ डिसीज, अ डिसऑर्डर। ये क्या होता है डिसीज? ठीक है, इस डिसीज से क्या होता है? देखिए, ये जो हेमोफीलिया डिसीज है, जिस पर्सन को ये हेमोफीलिया डिसीज हो जाता है उसकी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं ना, ब्लड क्लॉट्स के बनने की क्षमता कम हो जाती है। अब ब्लड क्लॉट्स क्या होते हैं? मान लीजिए कि मेरे हाथ पे यहाँ पे चोट लगी, अब चोट लगी, ठीक है, ब्लड निकलेगा। अब ब्लड निकलने के बाद क्या होता है? हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जो ब्लड होता है वो निकलना कम हो जाता है या फिर रुक जाता है धीरे धीरे। वो क्यों होता है? कि मेरी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कुछ अदर बैक्टीरियल्स के साथ मिलकर क्लॉट्स बनाता है। ब्लड के अंदर क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं और जो क्लॉट्स होते हैं वो ब्लड को बाहर निकलने से रोक देते हैं। बट जिस पर्सन को ये डिसीज होता है हेमोफीलिया, उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो यानी कि उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बहुत कम बनते हैं और खून ज्यादा बहता है, मतलब खून ज्यादा बहता है। तो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ये कब होता है? ये 17 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। 17 अप्रैल को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। 17th ऑफ अप्रैल। ठीक है, क्यों? ये बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? दैट इज फ्रैंक स्क्रैबल की। कौन है ये पर्सन? दैट इज वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया के फाउंडर।
तो इसके चलते हुए 17 अप्रैल को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और 2021 में ऑब्जर्व किए गए इस वर्ल्ड हेमोफिलिया डे का थीम क्या रहा, दैट इज अडेप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड, सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड, क्लियर, अडेप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केयर इन न्यू वर्ल्ड, ये इस बार इसका थीम रहा, वर्ल्ड हेमोफिलिया डे। चलिए नेक्स्ट यहां पे एक किताब की बात करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स की तरफ पढ़ रहे हैं। अब बात करें एक किताब की, दिस बुक इज बेसिकली ऑटोबायोग्राफी ऑफ द वेरी फेमस क्रिकेटर सुरेश रैना जी। दैट इज, बुक का टाइटल क्या है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये इस किताब का शीर्षक है। और ये किताब लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना जी की, बट एक को ऑथर है, किसी के साथ मिलकर लिखी है। इट इज ए स्पोर्ट्स राइटर, इट इज भारत सुंदर सेन, भारत सुंदर सेन, इनके साथ मिलकर ये लिखा गया है। दैट इज बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना जी, सुरेश रैना जी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज समिट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सिक्स्थ रायसीना डायलॉग, सिक्स्थ रायसीना डायलॉग, इसको इनोग्रेट किया खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इसको इनोग्रेट किया, ठीक है, ये रायसीना डायलॉग। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि कौन से नंबर का था, सिक्स्थ था, किसने इनोग्रेट किया, मोदी जी ने इनोग्रेट किया, ठीक है। बेसिकली किस चीज की चर्चा होती है इसके अंदर, इसके ऊपर चर्चा, इसके अंदर चर्चा होती है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स की, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स की चर्चा इसके अंदर होती है, ठीक है। तो पहली बार ये जो रायसीना डायलॉग था ये फुली वर्चुअल वे में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, वर्चुअल वे में यानी कि डिजिटल वे में हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और इस बार इसका थीम क्या रहा, दैट इज वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलियर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। अब कोविड-19 को लेके यहाँ पर चर्चा हुई है कि कोविड-19 के चलते चलते क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही हैं। तो जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स की बात यहाँ पे करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स का कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 ये यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्रालय के मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी खुद एड्रेस किया इसको। और इस बार इसका थीम क्या थी, इस बार इसकी थीम थी दैट इज रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर, इंडियन एयरफोर्स का कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसको जो कि रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर थीम के ऊपर ऑब्जर्व किया गया, राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको एड्रेस किया गया। नेक्स्ट, academic ranking of world universities 2020, academic ranking of world universities 2020। तो यहाँ पर दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका academic ranking एक इंडेक्स आता है। तो 2020 के ऊपर डेटा के ऊपर ये इंडेक्स यहाँ पे पब्लिश किया गया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बेस्ट इंस्टीट्यूट रैंकिंग इंडेक्स की, अगर मैं बात करूँ दुनिया भर के जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है उनकी अगर मैं बात करूँ, तो ये रैंक यहाँ पे टॉप किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, सेकंड नंबर पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड पे आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। बट अगर मैं रीजनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ, रीजनल, ठीक है, रीजनल मतलब हम तो इंडिया की बात करेंगे, तो रीजनल इंडिया वाइज इंडिया में सबसे बेटर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। उसके बाद सेकंड कैटेगरी 2 to 4 में आता है आईआईटी मद्रास, और नेक्स्ट कैटेगरी 2 to 4 में आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, ये यहाँ पे टॉप में रहे। बट अगर मैं ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स में देखूं, अब रीजनल वाइज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टॉप पे है, बट अगर मैं ओवरऑल वाइज देखूं इसका रैंक क्या था, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 501 से 600 की रेंज में आता है, यानी कि टॉप 500 में भी भारत का कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, बहुत पीछे हैं हम, बहुत पीछे टॉप इंस्टीट्यूशन की टर्म्स में एज पर द रैंकिंग्स, एज पर द रैंकिंग्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स 49th इन द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। देखिए ये जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स है, सबसे पहले तो ये फेसबुक के द्वारा पब्लिश किया गया, फेसबुक के द्वारा, ठीक है। अब ये जो रैंक है इसमें इंडिया का रैंक आया 49, इंडिया का रैंक आया 49। एक और कंट्री है जिसका रैंक 49 आया, ये है थाईलैंड, ये है थाईलैंड, ये कंट्री है थाईलैंड। तो आउट ऑफ द 120 कंट्रीज भारत का रैंक आया 49। बेसिकली इस इंडेक्स में किन किन चीजों को चेक किया जाता है, किस किस के बिहाफ पे इसको पब्लिश किया जाता है, वो है अवेलेबिलिटी, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी, रेलेवेंस एंड रेडीनेस कैटेगरीज। इन चार चीजों के बेसिकली बिहाफ के ऊपर इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है, ये इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। और अगर मैं इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स की बात करूं
तो टॉप किसने करा? तो टॉप करा है स्वीडन ने, उसके बाद यूएस सेकंड नंबर पे रहा, थर्ड पे रहा स्पेन, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पे हांगकांग और भारत रहा 49 पे। 49 पे। अब मैंने आपको बताया कि इस इंडेक्स को पब्लिश करता है फेसबुक, बट फेसबुक के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसके साथ मिलकर इसको पब्लिश किया जाता है, वो है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये फेसबुक के साथ मिलकर इस इंडेक्स को पब्लिश करती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज भारतीय ओरिजिन के एक बिजनेसमैन दैट इज यूसुफ अली एमए। यूसुफ अली एमए इनका नाम है। इनको यूएई दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के टॉप सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। बेसिकली दैट इज द क्राउन प्रिंस ऑफ द अबू धाबी दैट इज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनके द्वारा इस अवार्ड को दिया गया मिस्टर यूसुफ अली को। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी अवार्ड दिया गया, बट अगर मैं इंडियन ओरिजिन्स के पर्सन की बात करूं तो ये यूसुफ अली को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, केरला के रहने वाले हैं ये। आबू धाबी में एक कंपनी काम करती है दैट इज लुलु ग्रुप। वहां पर बेसिकली एक लोकल मार्केट्स को लेके ये कंपनी वर्क करती है। तो वहां पर ये यूसुफ अली की कंपनी अच्छे लेवल पे वर्क करती आ रही है। बिजनेस और इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो उसके चलते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया, उसके चलते हुए यूसुफ अली साहब को ये अवार्ड दिया जा रहा है, यूसुफ अली जी। नेक्स्ट देखें तो गुनीत मोंगा एक फिल्म मेकर है। ठीक है, एक फिल्म निर्माता है, मे बी आपने इनका नाम सुना होगा। इनको फ्रांस के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड का नाम है ऑनर ऑफ द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ठीक है, फ्रेंच नेम इसका ये है। इफ यू कैन रीड द फ्रेंच यू कैन रीड इट। तो फ्रांस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर इसके द्वारा नवाजा गया भारतीय फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा जी को उनकी बेसिकली वर्क के कारण। नेक्स्ट हमारे पास आता है भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं दैट इज रमेश पोखरियाल निशंक साहब। इन्होंने लीलावती अवार्ड्स 2020 के लिए दिए। लीलावती अवार्ड्स बेसिकली ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा दिए जाते हैं। बेसिकली भारत के अंदर जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उसको लेकर जो बॉडी वर्क करती है दैट इज AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके द्वारा लीलावती अवार्ड्स को दिया जाता है। अब लीलावती अवार्ड्स 6 इंस्टीट्यूशंस को दिए गए। ठीक है, तो कहाँ किस को मिला, किस फील्ड के लिए दिया गया, बेसिकली वो डिफरेंट चीजों के लिए दिया जाता है। तो अभी 6 को मिला है, तो किसके लिए किसको मिला। सबसे पहले तो बात करूं वुमेन्स हेल्थ के लिए अवार्ड दिया गया WIT वुमेन हेल्थ कोएलिशन फ्रॉम वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद सेल्फ डिफेंस के लिए दिया गया परित राणा फ्रॉम द सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तमिलनाडु। उसके बाद सैनिटेशन एंड हाइजीन के लिए अवार्ड दिया गया श्रीमती किशोरी ताइब बोयर कॉलेज ऑफ फार्मेसी नागपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद लिटरेसी के लिए अवार्ड दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पुणे। उसके बाद वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अवार्ड दिया गया स्वीट इट इज सोना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेनिंग फ्रॉम सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु। उसके बाद लीगल अवेयरनेस के लिए दिया गया रेडियंट सीता फ्रॉम द थायाग्राजार पॉलिटेक्निक कॉलेज दैट इज इन द इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये 6 अवार्ड दिए गए हैं। 6 अवार्ड आपको ध्यान में रखने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीलावती अवार्ड्स बाय द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट देखें तो एक मराठी मूवी है, एक मराठी पिक्चर है पुगलिया। इसको मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का अवार्ड, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज मूवी का अवार्ड। ठीक है, यानी कि मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा था रशिया के अंदर, उसके अंदर भारतीय मूवी दैट इज अ मराठी मूवी पुगलिया को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड दिया गया। अब इस मूवी को डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कौन है? विनोद सैम पीटर। ठीक है, और कौन सी प्रोडक्शन कंपनी है? अब्राहम फिल्म। इसको अवार्ड दिया गया। अभी तक ये मूवी भारत में रिलीज नहीं हुई है। ठीक है, इसको अवार्ड दिया गया। चलिए 2021 के बाफ्टा अवार्ड्स, बाफ्टा बोले तो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2021 अभी नवाजे गए हैं।
तो इसके अंदर कौन कौन सी बेस्ट मूवीज रही, ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म यहाँ पर नोमैडलैंड रही, इसको सबसे ज्यादा अवार्ड मिले, मोस्ट अवार्ड भी इसी को मिले, मोस्ट अवार्ड्स इसी को मिले। क्योंकि मैं देखूंगा बेस्ट डायरेक्टर चिलोय झाओ, नोमैडलैंड, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल एंथनी हॉपकिंस, द फादर एज एंथनी, उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल मिस फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, नोमैडलैंड, बेस्ट शॉर्ट फिल्म द प्रेजेंट, फारा नबुल्सी। उसके बाद राइजिंग स्टार अवार्ड बुके बकरे। ये अवार्ड आपको याद रखने हैं क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट वाले ही बताए हैं सिर्फ, जिनको लेके क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज बहुत सारे अवार्ड होते हैं, मैं सारे कवर अप नहीं करूंगा। नेक्स्ट इज द भारत के जो इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा जी, को अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। देखिए भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुनील अरोड़ा, और सुनील अरोड़ा जी का टेन्योर खत्म हो गया। सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करूंगा। ECI, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जो बॉडी वर्क करती है, दैट इज ECI। 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 25 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में। अब 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना, ठीक है। अब भारत में इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम ये करता है। अब अगर मैं फर्दर बात करूं तो इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अभी प्रेजेंटली हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुशील चंद्र जी, ठीक है, सुशील चंद्र जी, और एक अशोक लवासा। अब सुशील चंद्र जी जो है, ठीक है, इनको कर दिया गया कहां पे, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे दैट इज सुनील अरोड़ा जी, उनकी जगह पर बिठा दिया गया। यानी कि एक इलेक्शन कमिश्नर की अब कुर्सी खाली हो चुकी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं सुशील चंद्र। ये सुशील चंद्र जी पहले CBDT दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चीफ भी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ओहाउ माउडाउ, नाम अजीब सा है, ठीक है। महामडाउ ये बने हैं नाइजर देश के नए प्रधानमंत्री। बेसिकली इन्होंने रिप्लेस किया है ब्रिगी रैफिनी को इन्होंने रिप्लेस किया है, जो कि 2 टर्म निभा चुके हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, 2011 से लेकर 2021 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। अब उनकी जगह पर मिस्टर महामडाउ साहब बैठ चुके हैं नाइजर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। नाइजर की अगर बात करूं, इसकी कैपिटल है नाइमे और करेंसी चलती है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ये ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर में कैपिटल करेंसी को लेकर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और पेपर में कैपिटल करेंसी को लेकर उसी देश का क्वेश्चन आता है जो न्यूज में रहा हो, तो यह ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव के लिए यहां पर एक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए। इनका नाम है, कोविड-19 के चलते हुए 2020 में माइग्रेंट वर्कर्स के लिए मसीहा बने द फेमस बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ये बने हैं पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव के ब्रांड एम्बेसडर, सोनू सूद। नेक्स्ट देखें तो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसने पूनम गुप्ता जी को डायरेक्टर जनरल अपना अपॉइंट कर दिया। देखिए नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो ये पूनम गुप्ता जी ये वर्ल्ड बैंक के अंदर एक इकोनॉमिस्ट का रोल निभा चुकी है, वहां पर काम करती है, और ये नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल है, फर्स्ट वुमेन। और अगर मैं बात करूं, इन्होंने रिप्लेस किया है शेखर शाह को, जिनका कि 2 टर्म ये निभा चुके हैं, शेखर शाह जी, जिनके 2 टेन्योर खत्म हो चुके हैं। और ये जो बॉडी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये कौन है, दैट इज नंदन नीलेकणी। इंफोसिस कंपनी के को फाउंडर नंदन नीलेकणी साहब यहां पर इस कंपनी के, इस ग्रुप के प्रेसिडेंट है, इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट इज हयाती देश के प्राइम मिनिस्टर दैट इज मिस्टर जोसेफ जॉ थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया। इनके रिजाइन के बाद हयाती देश के जो प्रेसिडेंट है दैट इज जोवेनल मॉइस, इन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं दैट इज क्लाउडे जोसेफ, इनको अपॉइंट कर दिया गया। हयाती देश की अगर मैं कैपिटल की बात करूं, इसका नाम है पोर्ट आउ प्रिंस एंड करेंसी चलती है गाउडे, हाइटियन गॉडे, ठीक है। मे बी मैं सही वे में प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको इसका ध्यान रख लेना है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है भुवनेश्वर कुमार जी। भुवनेश्वर कुमार हम जानते हैं भारतीय क्रिकेटर, ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2021। निग्लेक्ट दिस प्लीज, इसको आप निग्लेक्ट कर दीजिए, ये थोड़ा सा टाइपिंग हो गया है एरर। आईसीसी की बात करूं, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर मैं बात करूं 1909 में बना था। दुबई में हेडक्वार्टर है इसका, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब मैं बात करूं, आईसीसी अपना प्लेयर ऑफ द मंथ रिलीज करता है, तो मार्च 2021 के लिए आईसीसी ने डिक्लेयर किया अपना मैन प्लेयर ऑफ द मंथ, दैट इज आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2021 और आईसीसी वुमेन प्लेयर्स ऑफ द मंथ मार्च 2021। तो मैन की बात करूं तो भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार जी, और अगर मैं बात करूं वुमेन प्लेयर की तो दैट इज लाइजेले ली ऑफ साउथ अफ्रीका। ये हैं दो पर्सन जो आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ में डिक्लेयर किए गए, मैन और वुमेन, मेल और फीमेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, खेल मंत्री किरण रिजिजू जी, इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया खेलो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द रोइंग के लिए, ठीक है, कहां पे, श्रीनगर के अंदर। हालांकि अगर मैं बात करूं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऑलरेडी एक खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, दैट इज इन जम्मू, दैट इज मौलाना आजाद स्टेडियम पे, दैट इज फॉर द फेंसिंग, ठीक है। ये रोइंग के लिए है, वो फेंसिंग के लिए, बट इतना फर्क है। बट भारत के अंदर टोटली अभी तक 24 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन चुके हैं, ठीक है, 24 ये भारत के अंदर बन चुके हैं। हर किसी का एक ही टारगेट है भारत के लिए, मेडलिस्ट को प्रोड्यूस करना, मेडल विनर्स प्रोड्यूस करना। तो आने वाले ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीत के लाएं, इसी के लिए भारत सरकार खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही है, मेडल विनर्स, क्योंकि भारत को चाहिए मेडल विनर्स। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं ऑबिचुरीज की तरफ। ऑबिचुरीज बोलूं तो वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो महाभारत के फेम स्टार दैट इज सतीश कोल साहब। सतीश कोल ये एक पंजाबी एक्टर है बेसिकली, और इन्होंने सबसे पहले जो बी.आर. चोपड़ा जी ने महाभारत बनाई थी उसके अंदर ये किरदार निभा चुके हैं, ठीक है। भगवान इंद्र का किरदार इन्होंने निभाया था उसके अंदर, महाभारत के अंदर, दैट इज सतीश कोल साहब। उसके बाद ये बहुत सारी मूवीज में आ चुके हैं, दैट इज प्यार तो होना ही था, आंटी नंबर 1, एंड एक टीवी शो आता था बहुत पहले विक्रम और बेताल, अगर आपने देखा हो, उसके अंदर ये वर्क कर चुके हैं। तो सतीश कोल साहब अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। द फेमस द्रोणाचार्य अवार्डी शूटिंग कोच संजय चक्रवर्ती साहब अब नहीं रहे। 2017 में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को मिलता है, वो कोच जिन्होंने मेडल विनर्स प्रोड्यूस किए हों। और 2012 के लंदन ओलंपिक में एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे गगन नारंग जी, ठीक है, वो इनके शिष्य थे। और भी बहुत सारे इनके शिष्य जहाँ पे वर्क मेडल विनर्स मेडल ला चुके हैं, दैट इज वन ऑफ देम इज अंजलि भगवत, ठीक है। तो बहुत सारे मेडल विनर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। संजय चक्रवर्ती साहब शूटिंग कोच ये अब नहीं रहे। नेक्स्ट देखें तो अवध हिस्टोरियन डॉक्टर योगेश प्रवीण साहब अब नहीं रहे। इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 2020 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था, दैट इज डॉक्टर योगेश प्रवीण। नेक्स्ट दैट इज बलबीर सिंह जूनियर, वेरी फेमस प्लेयर ऑफ हॉकी, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज नर्सरी ऑफ द हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, ठीक है, बलबीर सिंह जूनियर। तो नाउ ही पास्ड अवे, अब ये नहीं रहे। चलिए नेक्स्ट इज सीबीआई के फॉर्मर चीफ रंजीत सिन्हा साहब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। रंजीत सिन्हा साहब सीबीआई में चीफ रहने से पहले आईटीबीपी में भी चीफ का काम, डायरेक्टर जनरल का पद निभा चुके हैं। तो रंजीत सिन्हा साहब अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट इज द फेमस रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर काकरला सुब्बा राव जी अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। इनको सन 2000 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट इज द वेटरन तमिल एक्टर एंड कॉमेडियन मिस्टर विवेक जी, ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। इनको भी 2009 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट द फॉर्मर फुटबॉलर अहमद हुसैन जी अब नहीं रहे, अहमद हुसैन साहब अब नहीं रहे, ठीक है।
ये 1951 में एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, ये उसका हिस्सा थे, ये उसमें हिस्सा थे। चलिए आगे देखते हैं। विनय अग्रवाल, द फर्स्ट सीईओ ऑफ एंजल ब्रोकिंग कंपनी, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग फर्म के पहले सीईओ विनय अग्रवाल जी अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। तो गाइस आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं कुछ फेमस मिसलेनियस जीके न्यूज करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे लेवल पे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास के अंदर अगर आपको कुछ डाउट रहा, कुछ भी नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे करंट अफेयर्स के कोर्सेज ऑनगोइंग है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, गो एंड चेक देम। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपडेट्स। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू सो मच।